भारत ने अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दिया है और भारत चंद्रयान के माध्यम से क्या अध्ययन करेगा, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। लैंडर में कौन कौन से पुर्जे लगे हैं और यह चांद पर क्या पता करने गया है, जानेंगे थोड़ी देर में। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 का चांद तक पहुंचने के कौन कौन से चरण हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। तो जब सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंच जाती है तो यहाँ से यह पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर देगी और हर बार यह सैटेलाइट अपना ऑर्बिटर बढ़ाती जाएगी। इस तरह यह करीब 5 ऑर्बिट तक अपने आप को बढ़ाएगी। वैसे इसने यह चरण पूरा कर लिया है। इसने 15 जुलाई को पहला ऑर्बिट, 17 जुलाई को दूसरा ऑर्बिट, 18 जुलाई को तीसरा ऑर्बिट, 20 जुलाई को चौथा ऑर्बिट और 25 जुलाई को 5वां ऑर्बिट पूरा कर लिया है। फिर 31 जुलाई को चंद्रयान 3 की चांद की तरफ भेज दिया गया था, जिसे ट्रांस लूनार इंजेक्शन कहा जाता है। इस दौरान इसने करीब 3,69,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी थी, जो कि चांद के ऑर्बिट में 5 दिन बाद यानी 5 अगस्त को चांद के पहले ऑर्बिट में पहुंच चुका था। यहाँ पर भी यह चांद के 5 ऑर्बिट पूरा करेगा और हर बार इसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और जब यह चांद के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर होगा तो इसका लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। वैसे इसने यह चरण पूरा कर लिया है। प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता रहेगा और आइडिएशन से संपर्क स्थापित करता रहेगा। इसमें लगा स्पेक्ट्रोपॉलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसका शॉर्ट फॉर्म सेप है। तो सेप नामक टूल की मदद से यह प्रोपल्सन मॉड्यूल सुदूर स्थित दूसरे सौरमंडल से आने वाले प्रकाश को डिटेक्ट करेगा और इसमें वह ऐसे ग्रहों को ढूंढेगा जो कि हमारी पृथ्वी से हैबिटेबल ग्रह हैं और इन्हीं दूसरे ग्रहों में जीवन के संकेत खोजे जाएंगे। तो जब लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होगा, इसके बाद यह चांद पर उतरने से पहले लेजर इनर्शियल रेफरेंसर, एक्सेलरोमीटर, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, अल्टीमीटर जैसे और भी अन्य सेंसर की मदद से कैलकुलेशन करेगा। उसके बाद सब कुछ ठीक होने के बाद यह सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। फिर विक्रम लैंडर चांद पर अपनी अलग खोज करेगा और इसके अंदर से उतरने वाला प्रज्ञान नामक रोवर अलग खोज करेगा। आइए जानते हैं सबसे पहले विक्रम लैंडर क्या खोजबीन करेगा। तो विक्रम नामक लैंडर चांद की सतह पर थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट करेगा, जिसके अंतर्गत यह पता किया जाएगा कि चांद की सतह पर कितना तापमान रहता है। यह एक प्रोब की मदद से किया जाएगा जिसमें थर्मल सेंसर लगा है और यह प्रोब चांद की सरफेस से 100 मिलीमीटर तक गहराई में जाकर चांद की टेम्परेचर का पता करेगी। इसके साथ ही यह चांद की थर्मल कंडक्टिविटी को भी चेक करेगा। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि इसमें चांद पर यह पता किया जाएगा कि चांद की जमीन पर हीट कैसे ट्रेवल करती है। इसके लिए चांद की जमीन के थोड़े से हिस्से को हीट किया जाएगा। फिर सेंसर की मदद से उसकी मिट्टी में पता किया जाएगा कि इसमें हीट कितनी गति से फैल जाती है और कितनी देर तक रहती है। इससे वैज्ञानिकों को चांद की मिट्टी और चट्टानों की प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। इसके साथ ही यह विक्रम लैंडर चांद पर मौजूद आयनोस्फीयर के बारे में डेटा इकट्ठा करेगा। बात करें अगर चांद पर मौजूद आयनोस्फीयर की, तो कई स्पेस मिशन के बाद चांद के एटमॉस्फेयर को डिटेक्ट किया गया था। इस एटमॉस्फेयर में बहुत थोड़ी मात्रा में हीलियम, आर्गन और नियॉन, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल को डिटेक्ट किया गया था। इन्हीं मॉलिक्यूल पर जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो इससे यह मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की एक पतली परत बन जाती है जिसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। चांद पर मौजूद इस आयनोस्फीयर को पायनियर 7 प्रोब ने 1966 में खोजा था। यह बेहद ही पतली परत है जिसे बाद में लूना 19 और लूना 22 के स्पेसक्राफ्ट ने डिटेक्ट किया था कि यह चांद के सरफेस के करीब 10 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। और चंद्रयान 3 का विक्रम नामक लैंडर इसी आयनोस्फीयर को इस लैंडर में मौजूद रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मॉड्यूल यानी रंभा मॉड्यूल की मदद से चांद के सरफेस पर मौजूद प्लाज्मा यानी आयन और इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को समय समय पर चेक किया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि अलग अलग समय पर चांद के सरफेस पर कितनी आयन और इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है। इसे चेक करने के लिए इस लैंडर के बाहर एक प्रोब लगी हुई है जिसे लैंगमुयर प्रोब कहा जाता है और इस प्रोब के माध्यम से चांद पर मौजूद इलेक्ट्रॉन और आयन की डेंसिटी के डेटा को रिसीव करके इस लैंडर के अंदर लगे रंभा मॉड्यूल से प्रोसेस किया जाएगा, जिसे बाद में इसरो के पास भेज दिया जाएगा। फिर आता है इल्सा मॉड्यूल, जिसका पूरा नाम है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। इसके माध्यम से लैंडर के आसपास चांद की सतह के वाइब्रेशन को चेक किया जाएगा, जिसके डेटा से वैज्ञानिकों को यह पता चलेगा कि चांद की अंदरूनी हिस्सा कैसा है और यह भी पता चलेगा कि चांद का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इसके साथ ही इसके माध्यम से चांद की टेक्टोनिक प्लेट और चांद की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में भी पता किया जाएगा। इसके साथ ही इस लैंडर पर नासा द्वारा दिया गया लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर पेलोड भी है, जिसे चलने के लिए किसी भी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें सिर्फ मिरर लगे होते हैं। यह चांद की सतह पर इसलिए लगाया जाता है ताकि इसके माध्यम से चांद से पृथ्वी की सटीक दूरी का आकलन किया जा सके। नासा के कुछ रिफ्लेक्टर अभी भी चांद पर मौजूद है। दरअसल जब पृथ्वी से नासा एक बेहद ही पावरफुल लेजर बीम को चांद पर भेजता है तो इस दौरान वहाँ पर रखे रेट्रो रिफ्लेक्टर के द्वारा यह उस बीम को वापस उसी सोर्स पर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे बाद में उसके समय को एनालाइज किया जाता है कि यह कितनी देर में पृथ्वी पर वापस आई है, जिससे यह पता चल जाता है कि पृथ्वी से चांद की कितनी दूरी है और साथ ही चांद के ऑर्बिटल डायनेमिक्स, इसके मोशन और पृथ्वी के साथ इसकी इंटरेक्शन को भी समझा जाता है, जिससे वैज्ञानिकों को चांद के ऑर्बिट के बारे में सटीक कैलकुलेशन प्राप्त होती है। अब जानते हैं इसके अंदर से निकलने वाला प्रज्ञान नामक रोवर क्या खोजबीन करेगा। यह प्रज्ञान रोवर लैंडर से संपर्क स्थापित करता रहेगा और यह लैंडर इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से
इसमें लगा हुआ लिब्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन की मदद से चंद्रमा की सतह पर एक पावरफुल लेजर छोड़ेगा, जिससे उतने हिस्से की जमीन वेपोराइज हो जाएगी, जिसमें से एक प्लाज्मा निकलेगा। इस गर्म प्लाज्मा से लाइट एमिट होती है, जो कि अलग अलग वेवलेंथ की होती है। चूंकि हर एलिमेंट अलग वेवलेंथ पर लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसे एमिट करता है, जिसका एक यूनिक पैटर्न होता है, और इस पैटर्न को एनालाइज किया जाता है, जिससे पता चलता है कि उतने हिस्से में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। इसके साथ ही अलग अलग वेवलेंथ पर इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी से यह भी पता चलता है कि उतनी मिट्टी में किस एलिमेंट की कितनी मात्रा है। तो इस टूल से चंद्रमा के बनने का इतिहास और इवोल्यूशन पता किया जाएगा। फिर आता है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इससे चांद के सरफेस में उपस्थित स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में पता किया जाएगा, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन। तो इन सब टूल की मदद से चंद्रयान 3 चांद पर अपनी खोजबीन करेगा। आइए अब कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रयान 3 अपना सफर 40 दिनों में पूरा कर रहा है, जबकि अमेरिका के अपोलो और रूस का लूना मिशन ने 4 से 5 दिनों में ही अपना सफर पूरा कर लिया था। इसका मुख्य कारण पावरफुल रॉकेट के ना होने की वजह है। इसके साथ ही इसे बनाने में खर्चा भी बहुत आता है, लेकिन इसरो ने कम ही खर्चे में चांद पर पहुंचने का निर्णय लिया और इसमें स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी और चांद की ग्रेविटी का फायदा उठाकर धीरे धीरे चांद पर पहुंचाया जाएगा, जिस वजह से इसे इतनी देर लग रही है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट में ये गोल्डन परत चढ़ाई जाती है, जो गोल्ड नहीं होता है। चढ़ाई जाने वाली इस परत को MLI कहा जाता है। इसे पॉलीमाइड की कई लेयर्स से मिलाकर बनाया जाता है। इन पॉलीमाइड की परत पर एल्यूमिनियम की बेहद पतली कोटिंग होती है। इस परत में जो गोल्डन भाग होता है वह एल्यूमिनाइज्ड पॉलीमाइड की सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है और इसके बाहर चमकता हुआ एक गोल्डन रंग पॉलीमाइड की वजह से आता है, और जो भाग अंदर होता है वह सिल्वर रंग का होता है, जो कि एल्युमिनियम का होता है। स्पेस में किसी भी प्रकार का कोई वातावरण नहीं होता है और इस वजह से स्पेसक्राफ्ट के बाहर इसकी कोटिंग की जाती है, ताकि सूर्य की अत्यधिक ऊष्मा स्पेसक्राफ्ट के अंदर न जा पाए। और जहाँ पर सूर्य नहीं होता है वहाँ पर तापमान माइनस में चला जाता है, जिससे यह अंदर के तापमान को मेंटेन रखता है। गौर करने वाली बात है कि यह अत्यधिक समय के लिए उस ताप को बनाए नहीं रख सकता, इसलिए अधिक समय के मिशन में एडिशनल हीट सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही यह परत सोलर रेडिएशन, कॉस्मिक रेज से भी सुरक्षा देती है। स्पेसक्राफ्ट के सामने आने वाले डस्ट के पार्टिकल से भी यह परत सुरक्षा देती है। चंद्रयान का यह मिशन चांद पर 1 लूनार डे यानी पृथ्वी के करीब 14 दिन तक के लिए ही होगा। इसके बाद इसके पुर्जे कार्य करना बंद कर देंगे, जिसका कारण यह है कि यह सूर्य के प्रकाश से सोलर पैनल से संचालित होता रहेगा। इसके बाद रात के समय चांद का वातावरण बेहद ठंडा हो जाता है और रात भी 14 दिन की ही होती है। इस दौरान तापमान करीब -160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और काफी समय तक इतने ठंड में पड़े रहने से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कार्य करना बंद कर देंगे। तो इस तरह से चंद्रयान 3 के कई टूल्स की मदद से चांद के बारे में अलग अलग जानकारी जुटाई जाएगी। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।